गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और एक बार फिर से काफ़ी लॉन्ग समय बाद मैं आपको आज पढ़ाने आया हूँ। ठीक है, कुछ समझाने आया हूँ, कुछ बताने आया हूँ। और आज हम लोग ख़ास तौर पर जो पढ़ने वाले हैं, आज कुछ मैं सिखाने वाला हूँ और मैं कुछ सॉल्व करने वाला हूँ। क्या है मैं बताना चाहूँगा आपको। तो यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि आज हम लोग अब बिहार बोर्ड का, ठीक है, आज हम लोग बिहार बोर्ड का मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 2022 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, बहुत बच्चों का डिमांड था सर, अब मैथमेटिक्स वाला सॉल्यूशन लेकर आओ सर 2022 वाला। तो आज हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं वो बुकलेट आपका डी है, बुकलेट डी है। ठीक है, और ये सेकेंड सीटिंग का सवाल है। ठीक है, तो सेकेंड सीटिंग का सवाल है, जिनका बुकलेट डी होगा और जो सेकेंड सीटिंग में आए होंगे, जिनका सेकेंड सीटिंग में बुकलेट डी होगा, तो यही वाला पेपर उनका एग्जाम्स में पूछे गए होंगे। अगर जिनका गले में थोड़ा खराश है, सॉरी, जिनका बुकलेट डी नहीं होगा, उनका बुकलेट अगर अलग होगा और सेकंड सीटिंग में सवाल आया होगा, तो सवाल यही होते हैं, सवाल का सीक्वेंस चेंज होता है। हो सकता है इसमें जो सवाल 1 नंबर में होगा, उसमें हो सकता है वही सवाल 10 नंबर में हो, 5 नंबर में हो, 8 नंबर में हो, अगर 100 नंबर में हो या फिर 80 नंबर में, ऐसा कुछ होने वाला होगा। तो एक बात ध्यान देना है कि भाई कि आपका जहाँ पर भी वो सवाल मिलेगा वहाँ पर आप टिक आउट करना। ठीक है, और बहुत मज़ेदार तरीके से सॉल्व करेंगे। और मेरी खासियत यही है कि मैं जब भी चीज़ों को सॉल्व करता हूँ तो बहुत डिटेल में समझाने की प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो एक बात समझिएगा, आपको इस प्रकार से मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैथमेटिक्स कोई रटने का सब्जेक्ट नहीं है। राइट, ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स को आप रट लोगे तो सीख लोगे, नहीं सीख सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई रटकर आज तक मैथमेटिक्स नहीं सीख पाया है। तो मैथमेटिक्स को आप समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और रियल में आप जिस दिन अंडरस्टैंड करोगे तो मज़ा आ जाएगा। इसीलिए तो बोलते हैं भाई मेरे हिसाब से कि मैथमेटिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैथमेटिक्स इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज़ द गेम ऑफ माइंड। हमेशा बोलता हूँ कि बेसिकली माइंड का एक गेम है, बस वही गेम को खेलना है। जिस प्रकार से आपको पता है कि बहुत गेम्स बच्चे मोबाइल में खेलते हैं, फ्री फायर, और मुझे तो पता भी नहीं, आज तक मैं शक्ल भी नहीं देखा हूँ कि फ्री फायर का शक्ल कैसा होता है। तो जिस प्रकार से गेम खेलते हो उसी प्रकार से मैथ के साथ आप खेलिए और बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ सीख जाइएगा। राइट, और मैं बताऊँ कि रियल में अगर आपको लव करना है तो मैथ से कर लो, कभी धोखा नहीं देगा बेटे। ठीक है जी, इस बात को माइंड में रखना आप। तो बस यही, जो भी मैथमेटिक्स लवर है इस सेशन को देखिएगा, बहुत कुछ मैं सिखाने वाला हूँ। और एग्जाम में जाने से पहले आप इस चीज़ को देखिएगा, सॉल्व करने का तरीका बहुत यूनिक होगा और बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ होगा और बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, इसलिए आप पेन कॉपी के साथ बैठिए। ठीक है, अब बिल्कुल सेशन को शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक इंट्रो देने की प्रयास करता हूँ कि बेसिक इंट्रो में मैं क्या क्या बताने की प्रयास करता हूँ आपको। देखिएगा, बिहार बोर्ड में जो सवाल आते हैं, लिखा गया है यहाँ पर, देखिएगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 138 है। मतलब यहाँ पर आप एक बात को समझिए कि टोटल सवाल 138 पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो 138 सवाल पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। अब बहुत बच्चे ये देखे होंगे, बहुत बड़ा नंबर है, ह्यूज नंबर है कि सर 138 सवाल सॉल्व करना होगा, ये तो बहुत बड़ी कष्ट वाली बात है। तो ऐसा नहीं है। 138 सवाल आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको 138 सवाल आते हैं। 138 सवाल को सॉल्व करना है। देखिएगा, 138 में 2 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है कि 69 आएगी। 69 सवाल का आंसर देना होता है, वो भी बहुत आसान है। मतलब 138 सवाल जो पूछे जाएंगे बेसिकली आएंगे, वो आपका 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। ठीक है, एक आता है आपका सेक्शन ए और एक आता है आपका सेक्शन बी। ठीक है ना, यस, 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। और ये 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए में आपका क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होता है, हर एक पेपर का पूछने का भी तरीका यही होता है कि हर एक पेपर वाले एक ऑब्जेक्टिव टाइप पूछते हैं, फिर सेकेंड वाले सब्जेक्टिव टाइप पूछते हैं। तो सब्जेक्टिव टाइप में सवाल को लिखना होता है, लिखकर बनाना होता है, और ऑब्जेक्टिव टाइप में केवल टिक आउट करना होता है कि ये ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन 4 ऑप्शन होते हैं, किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो इसमें 100 सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और बाकी बच गए 38 सवाल तो सब्जेक्टिव टाइप सेक्शन बी में आ गए। राइट, इसकी खासियत क्या है मैं बताना चाहूँगा कि इसकी जो खासियत होने वाली है कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप की जो खासियत होगी वो क्या होगा। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ समझाता हूँ कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप की खासियत है कि मैं बोल रहा हूँ कि 138 सवाल जो होगा आपका, 138 सवाल इसमें 2 सेक्शन में डिवाइड हैं। एक आपका सेक्शन ए है और एक आपका सेक्शन बी है। तो सेक्शन ए में आपके पास 100 सवाल हैं, इसमें 38 सवाल हैं। तो 100 सवाल में से आपको मात्र 50 सवाल करना होता है। 100 सवाल में से कोई 50 सवाल बनाओ। और यहाँ पर देखेंगे आप तो इसमें 2 में डिवाइड होता है। यहाँ पर देखिएगा ये सब्जेक्टिव टाइप है, तो यहाँ पर देखिएगा 30 सवाल 2 मार्क्स का आता है और 8 सवाल जो होता है 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो ये 100 सवाल में से ऑब्जेक्टिव सेक्शन में 100 सवाल होंगे, उसमें से कोई 50 सवाल करना है। मतलब ये बहुत हेल्पफुल पैटर्न होता है बच्चों के लिए। और दूसरे में सेक्शन बी में 38 सवाल बचेंगे आपको, जिसमें से 30 सवाल 2 मार्क्स का होगा
और ये 8 सवाल जो बच रहे हैं वो आपका 5 मार्क्स का होगा। तो 30 सवाल में से आपका कोई 15 सवाल करना है 2 मार्क्स का, यानी कि यहाँ पर 30 नंबर हो गया। दो सवाल 2 नंबर का 15-30 सवाल आएंगे, जिसमें से आपको कोई 15 सवाल करना होता है, वो 2 मार्क्स का 30 नंबर हो गया। और बच गए 8, तो 8 में से 4 सवाल करना है 5-5 मार्क्स का, ठीक है। 8 में से कोई भी 4 ही सवाल को सोल्व करना है, वो 5-5 मार्क्स का है। तो 20 नंबर यहाँ से, 30-20 50 और 50-100, इस प्रकार से पैटर्न होगा। फिर से एक बार मैं पैटर्न को रिमाइंड करवाने की कोशिश करता हूँ कि 138 सवाल में से 2 सेक्शन में सवाल आते हैं। एक सेक्शन ए होता है और दूसरा सेक्शन बी होता है, राइट। और सेक्शन ए में आपको पता है कि 100 सवाल होंगे जो ऑब्जेक्टिव होंगे, 100 में से कोई 50 ही करना है आपको, तो 50 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। इसके बाद 38 सवाल बचते हैं, जिसमें से दो तरह का सवाल होता है कि 30 सवाल 2 नंबर का होता है, 8 सवाल 5 नंबर वाले होते हैं। तो 30 सवाल 2 नंबर वाले होंगे, उसमें से आपको कोई 15 सवाल करना है, और 8 सवाल 5 नंबर में होंगे, उसमें से कोई 4 सवाल करना है। तो बेसिकली यही आपका पैटर्न होता है, ठीक है। तो इस बात को आपको समझ में आया होगा, ये पैटर्न है और इस पैटर्न को माइंड में रखना है। तो हम लोग आज केवल यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने वाले हैं और मज़ेदार तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आराम से चीज़ों को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई, यस। तो सबसे पहले अब सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं इसको, ठीक है। स्क्रीन पर आपको सवाल दिख रहा होगा। सवाल नंबर 1 करना है आपको, ठीक है। तो सवाल नंबर 1 मैं लाता हूँ। हाँ, सवाल नंबर 1 ये है, ठीक है। आप तो देख ही रहे होंगे, सवाल नंबर 1 है। तो ये सवाल नंबर 1 यहाँ पे है, राइट। अब थोड़ा ध्यान से समझना है क्वेश्चन क्या है। तो सर आपका जो सवाल है बोलता है कि आपके पास ये 2 बिंदु हैं, ये वाला और ये वाला, इस पॉइंट और इस पॉइंट, 2 पॉइंट है। बोलता है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। देखिएगा मिडिल पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो सर मिडिल में यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो सबसे पहले आप समझोगे सेक्शन फार्मूला आप जानते होंगे। तो सेक्शन फार्मूला से एक स्पेशल प्रॉपर्टी निकल के आती है, मध्य बिंदु का कंसेप्ट। मध्य बिंदु कंसेप्ट क्या होता है कि अगर कोई भी 2 पॉइंट अगर ज्वाइन कर रहे हैं, अगर कोई भी 2 पॉइंट है, जैसे मैं यहाँ पर इस पॉइंट को मैं ए लिखता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी लिखता हूँ। अगर मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर निर्देशांक कोऑर्डिनेट गिवन होगा, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, ठीक है। और इसका निर्देशांक गिवन होगा x2, y2। ये आपका निर्देशांक गिवन है। और यहाँ पर इसमें एक बी पॉइंट होगा, और ये पॉइंट इस प्रकार से होंगे कि यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट मिड ए बी का मध्य में होगा, बीच बीच होगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों फिर बराबर होगा, इसका मतलब इसका रेशियो 1 होगा, तो इसका रेशियो भी कितना होगा, 1 होगा। तो अगर इस पॉइंट का नाम मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, जो स्पेस का में पी है और इसका निर्देशांक x, y है, तो इसको आप लिख सकते हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है कि x वालों को आप ऐड कर लो, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला से आता है x वालों को ऐड कर लो, मतलब x1 प्लस x2 और बट्टा में 2 होता है। इन द सेम वे y वालों को ऐड करोगे तो y1 प्लस y2 बट्टा 2। यहाँ से एक बात क्लियर अंडरस्टैंड होगी कि अगर कोई भी 2 पॉइंट के बीच में मध्य बिंदु का निर्देशांक लिखना होगा तो x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है और y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, राइट। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये हो गया आपका, ये जो यहाँ पर ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का एक फॉर्मूला हो गया, राइट। यही चीज़ को मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा और सवाल को सॉल्व करने की प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे भाई कि सॉल्व करते हैं ध्यान से, ठीक है। तो पहले मैं इस चीज़ को रब करता हूँ कि जो मैं लिखा हूँ, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि मैं इसको रब करता हूँ, देखिएगा। तो मैंने क्या बताया कि x वालों को पहले ऐड करना है। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कितना कितना है, x कोऑर्डिनेट देखेंगे आप ध्यान से। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिखेगा आपको 2 है और ये आपको -2 है। जब ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे 2 और -2 को, तो यहाँ से कितना आएगा, देखो ध्यान से। अब सवाल सोल्व करने का बहुत मज़ेदार तरीके क्या है कि ये दोनों को ऐड करेंगे तो आप देखिएगा, सबसे पहले देखो x वाले निकाल लो 2, और ये आपका -2 है, प्लस करेंगे तो ये आएगा ना, बट्टा में तो क्या लिखना पड़ता है, 2 लिखना पड़ता है। तो ये देखेंगे x वाले 0 आएगा। अब सवाल होता है कि सर y वाला निकालना ज़रूरी है क्या? नहीं यार, पागल हो गए हो। हमको 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से तो कोई एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो y वाला ऐसा क्यों ज़रूरी है कि y निकाल लें? आपको दिखेगा कि ऑप्शन सब में डिफरेंट है और सब में x कोऑर्डिनेट अलग अलग है, तो आप y क्यों निकालेंगे? पागल कुत्ता काट लिया क्या आपको? नहीं। अब जब एक ही से काम चल जा रहा है तो दूसरा लेना ज़रूरी है लाइफ में। देखो बेटे, सेटिस्फाइड होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर विजुलाइज हो रहा है कि जब x कोऑर्डिनेट 0 आ गया है तो मैं देख लूँगा ना कि x कोऑर्डिनेट 0 किस में है। अगर 2 ऑप्शन में 0 0 होंगे तब आपको y निकालना जरूरी पड़ेगा। तो यहाँ देखोगे x आपका यहाँ पर 2 है, तो x 0 है नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, राइट।
यहाँ पर x 0 है तो ऐसा नहीं कि टिक लगा देना, आगे भी देख लेना कि आगे तो ऐसा भी हो सकता है कि इसमें अगला ऑप्शन में भी x 0 होगा, तो यहाँ पर x 0 नहीं है, 1 है, ये नहीं होगा, इसमें x 4 है, ये नहीं होगा। अब यहाँ पर आँख बंद करके बेटे टिक लगा दो, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, राइट। तो सवाल नंबर 1 का आंसर कौन सा होगा, बी होगा। और ये मज़ेदार तरीका था कि आपने केवल x वाले से काम चला लिया, y निकालने का कोई ज़रूरी नहीं है। मैं एक बात हमेशा नोटिस करता हूँ कि जो बच्चे पेपर देकर आते हैं तो बहुत बच्चे से मैंने पूछा कि सवाल किए हैं, हाँ सर बहुत बढ़िया से बन रहा था, वो घर पे आके क्या बताया कि सर कि टाइम नहीं मिला तो मात्र हम 70 नंबर को बनाए। मैं सोचता हूँ कि तुम गधे हो कि जो बच्चा टॉप करता है जिसको 96, 95, 99 नंबर आते हैं तो क्या पागल है, उसके पास तो 3 ही घंटा का समय मिलता है, 3 घंटा 15 मिनट, तुमको भी तो उतना ही समय मिल रहा है, तो फिर दिक्कत कहाँ होती है। तो यही दिक्कत होता है कि बच्चे पूरा सॉल्व करेगा आराम आराम से, तो टाइम तो बेस्ट हो ही जाना है, पूरा सॉल्व करने का थोड़ा ना जरूरी है, ठीक है। इस बात को माइंड में रखें, मैं यही सिखाने वाला हूँ टेक्निक, राइट। तो सवाल नंबर 1 क्लियर हो गया। इसी प्रकार से सवाल नंबर 2 पे चलते हैं भाई। दूसरा नंबर सवाल क्या है कि बोलता है, देखिएगा ध्यान से, मैं कुछ सिखाने की प्रयास करता हूँ हमेशा, यही कोशिश होती है कि त्रिभुज के केंद्रक, ये देखिएगा सेंट्रोइड का निर्देशांक दिया है, केंद्रक को सेंट्रोइड बोलते हैं, इसका 2 शीर्ष दिया है, तीसरा शीर्ष पूछ रहा है, ठीक है। तो इस सवाल के रिगार्डिंग आपको नोट करने वाले पॉइंट क्या होंगे, मैं उस पर बात करता हूँ आपको, ठीक है। देखिएगा ध्यान से कि इसमें सीखेंगे कि अगर कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो कोई अगर आपके पास एक ट्रायंगल है जिसको मैं ए बी और सी लिखता हूँ और इसका कोऑर्डिनेट गिवन होगा x1, y1, x2, y2 और x3, y3, ये आपका कोऑर्डिनेट गिवन है, राइट। तो ये अगर कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम एक बात समझाने की प्रयास करेंगे कि सेंट्रोइड, कोई बच्चा सोचेगा सेंट्रोइड ट्रायंगल के बीचों बीच में होता है, अरे बच्चे आप पागल हो गए हो, कोई गारंटी नहीं चला कि ट्रायंगल के बीच बीच में सेंट्रोइड होता है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। एक बात ये सत्य होगा, ये कहना बिल्कुल सत्य होगा कि सेंट्रोइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है, मतलब सेंट्रोइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, इट इज नॉट लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल, वी आर टॉकिंग अबाउट एनी ट्रायंगल, मतलब कोई भी ट्रायंगल में जो आपका सेंट्रोइड होने वाला है हमेशा ट्रायंगल के अंदर होगा, ऐसा नहीं है कि ट्रायंगल के बाहर सेंट्रोइड बन जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो एक बात तो बिल्कुल सत्य है कि ट्रायंगल के अंदर हमेशा सेंट्रोइड होते हैं। सेंट्रोइड को हमेशा बेसिकली जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका क्या होता है कि आप सबसे पहले x1 को जोड़ दो, तो x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी कि मैं यहाँ से लिख रहा हूँ सेंट्रोइड जो जी लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 और बट्टा में 3 कॉमा y वालों को जोड़ दो, y1 प्लस y2 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 और बट्टा में 3, ये सेंट्रोइड लिखने का तरीका होता है। यार सवाल क्या पूछेगा, तो सिंपल सा सवाल यही पूछता है बिहार बोर्ड में, बहुत बार यही पूछता है और हमेशा यही बनते भी हैं बेसिकली, कि आपके पास 3 कोऑर्डिनेट दे देगा, किसी ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट गिवन होगा, उसमें सेंट्रोइड निकालने के लिए पूछ लेगा, या तो उसमें से सेंट्रोइड गिवन होगा, कोई 2 वर्टिसेस गिवन होगा, तीसरा वर्टिस निकालने के लिए बोलेगा। तो इस बार जो सवाल आया है बेसिकली वही सवाल आया है कि आप इस चीज़ को लिख लेना भाई, ठीक है, कि आपका सेंट्रोइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है, ये लिख लेना, ठीक है। सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट जो होता है ये होता है। तो अगर इस सवाल में देखेंगे आप ध्यान से, तो इस सवाल में यही है कि सेंट्रोइड गिवन है, 2 वर्टिसेस गिवन, तीसरा वर्टिस पूछ रहा है। तो आते हैं भाई सवाल पर, ठीक है। तो सवाल पर आते हैं, सवाल यही है, देखो ध्यान से। अब देखो ऑप्शन अलग अलग है तो कोई एक से काम चला लेंगे, अब ठीक है ना, यस। आपको पता है इस सवाल में क्या है, इस सवाल में क्या है, मैं एक बार समझाने की प्रयास करता हूँ कि इसमें देखिएगा सेंट्रोइड गिवन है, तो सेंट्रोइड इसमें गिवन है कि सेंट्रोइड कितना गिवन है, तो सेंट्रोइड कितना गिवन है 3,0। आपको एक वर्टेक्स निकालना है तो आप उसको मान लेंगे कि जो आपका निकालना है वो ए है और x, y उसको कोऑर्डिनेट मान लेंगे। तो यहाँ से वेरी सिंपल एक चीज़ दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं, कि ये वाला देखो मैंने बताया था कि सबसे पहले x वालों को जोड़ लेंगे, तो x वालों को अगर आप जोड़ते हैं तो यहाँ पर देखिएगा x में 2 है, एक शीर्ष 2 है, एक शीर्ष 1 है, तो 2 1 3 हो गया, 2 देखो ध्यान से कि इसमें कितना हो गया 2 + 1 और एक आप x लिखें तो प्लस x और बट्टा में कितना होगा 3 हम सिखाएं। अब यहाँ पर देखो y है तो बहुत बच्चा y लिखना शुरू करेगा, यार y को मैं डॉट डॉट इसलिए शो कर रहा हूँ कि y निकालना फिर जरूरी नहीं है, पागल हो गए हो यार, मैं बार बार तो ये बता रहा हूँ कि आप पागल तो नहीं हो गए हैं, ठीक है, कि इसमें से आपको y निकालना जरूरी पड़ जाए, क्यों, क्योंकि भैया ऑप्शन मुझे देखना है यार, y से क्या मतलब है, ऑप्शन देखकर काम चला लेंगे ना। तो यहाँ से दिखेगा, तो यहाँ से अगर मैं एक से निकाल लेता हूँ तो देखो ध्यान से 4 ऑप्शन है, सब में x अलग अलग है, इसमें x 5 है, इसमें x 1 है, इसमें x 6 है, इस x में 2 है, तो अगर x से कम चल रहा है तो y निकालना जरूरी है, टाइम वेस्ट करते हो, पागल हो गए हो, तो x से काम चला लेंगे। देखो यहाँ पर अब देखोगे ध्यान से कि 2 1 3 + x होगा, यहाँ से 3 लिखेंगे क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, तो x वाला 3 है ना, a वाला, तो ये 3 होगा, 3 = वाट, तो ये कहोगे सर 3 और प्लस 1/3, यहाँ से सॉल्व करेंगे 3 3 9 और 9 में से 3 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा x बराबर
तो एक्स बराबर आ जाएगा आपका 6, और जिस ऑप्शन में एक्स बराबर 6 होगा उसको आँख बंद करके टिक लगा देंगे चेला, समझे। अब देख लेते हैं देखिएगा पहला ऑप्शन जो कि काफ़ी इंटरेस्टेड है, इसमें एक्स 5 है, आँख बंद करके नहीं लगाना, इसको इसको आपको कट टिस कर देना भाई, कटेगा ऑप्शन ना, ऑप्शन कट गया। एक्स 6 देखना, इसमें भी 6 नहीं है, इसमें भी 6 नहीं है, ऑप्शन नंबर कौन सा 6 है, सी, बन गया ना, टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग अगला सवाल पे आते हैं, ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल सॉल्व करते हैं भाई, सॉरी, अगला सवाल सॉल्व करते हैं। तो सवाल नंबर कितना, हाँ सवाल नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब 3 पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है ना, 3 पे आ जाते हैं बेसिकली। 3 नंबर सवाल यही है, और 3 नंबर सवाल क्या है मैं एक बार लिखना चाहूँगा कि 3 नंबर जो सवाल है बेसिकली क्या है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना 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 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। बड़ा मज़ेदार सवाल है 3 नंबर जो है, बहुत मज़ेदार सवाल है, ठीक है। मैं 3 नंबर सवाल के रिगार्डिंग कुछ और भी सिखाने की प्रयास करता हूँ। देखो ध्यान से कि एक ट्रायंगल आप बना लो प्यारे बच्चे, ट्रायंगल बना लो आप, ठीक है। तो यहाँ पर ए लिख देते हैं, यहाँ पर बी लिख देते हैं, यहाँ पर सी लिख देते हैं, ठीक है जी। तो ए बी सी लिख दिए ना, हाँ। अब यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट देते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख दें इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 हो गया, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट बी का x2 y2 है, और सी का कितना है तो x3 y3 है। ये 3 कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है, ये 3 कोऑर्डिनेट। तो मैंने क्या बताया कि अगर इसका एरिया लिखना है, ट्रायंगल का ABC का एरिया लिखना है, ठीक है, क्षेत्रफल लिखना है आपको, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो यहाँ से फॉर्मूला निकल कर आता है, ठीक है, वो क्या है कि हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3। फिर देखिएगा स्पेस कम है, यहाँ से लिखना शुरू करूँ, प्लस x2 y3। अब अच्छा से लिखना मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिखने में दिक्कत होती है, y1 प्लस कितना होगा, तो प्लस कितना होगा x3 और y1 माइनस y2, ठीक है, ये y है ये 2 है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल कर आया कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब आपका निर्देशांक गिवन होगा तीनों वर्टेक्स का, और त्रिभुज का एरिया निकालना होगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा, राइट। तो हम लोग जब सवाल पे बात कर लेंगे, सवाल नंबर 3 है, 3 में वही सवाल है कि 3 में जो सवाल है मेरे भाई, वही तो सवाल है। इसका 3 वर्टेक्स दिया है, ठीक है, इसका 3 वर्टेक्स दिया है, 0, 0, 4, 0, 0, 1। तो वही काम यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा लेंगे, जो मैंने अभी लिखा, त्रिभुज ABC का एरिया क्या लिखा कि हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब इसको लगाएंगे। देखिए मेरे भाई, मैं हमेशा एक बात बताने की प्रयास करूँगा आपको कि जब भी आप सवाल देखें तो एक बात हमेशा नोटिस कीजिएगा कि सवाल वाले कह क्या रहा है भाई। ऐसा नहीं है, सवाल बहुत कुछ कहता है आपसे, ठीक है, आपको पकड़ना होता है। ऐसा नहीं कि बोलकर बहुत कुछ कहेगा, सवाल इशारे में बहुत कुछ कह देता है, लेकिन आप समझिएगा तब ना। इसको आप फॉर्मूला लगाएंगे तो दिक्कत होगा, थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा, थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। अब थोड़ा सा देखेंगे कि इसका जो निर्देशांक दिया है 0, 0, बड़ा इंटरेस्टेड है, एक 4, 0 है, एक 0, 1 है, ये आपका निर्देशांक गिवन है। तो पहले इसके बारे में समझिए ना, क्लास 9th में क्या पढ़ते हैं, मैं समझाता हूँ कि आप पहले इस पॉइंट को लोकेट करने की कोशिश करो कोऑर्डिनेट पे, ठीक है जी। तो कोऑर्डिनेट पे निर्देश यहाँ पर आपका मूल बिंदु है, इसको हम लोग 0 लिखते हैं, और 0, कितना होगा 0 होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पर होगा, जो पॉइंट ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसके बाद में 4, 0 किस पर आएगा, 4, 0, तो 4, 0 किस पर आने वाला था, पता है कि 4 किस पर, देखो y0 होगा तो y0 x पे आता है, तो आपका x एक्सिस पर आएगा, और ये किस पर आएगा y एक्सिस पर। तो सिंपल से कनेक्शन दिखेगा कि x एक्सिस ये है और y एक्सिस ये वाला है, समझ रहे हो ना, ये y है और ये वाला मेरा x एक्सिस है। तो एक बात आपको क्लियर समझ में आने वाली होगी, वो क्या है जी, मैं बताऊंगा कि जैसे में ये 4 है तो यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसको मैं a लिखता हूँ, ये 4, 1 हो गया, और ये वाला पॉइंट y पर आएगा, तो यहाँ पर कोई पॉइंट है तो इसको मैं b लिखता हूँ, और ये कितना हो गया 0, 1। अब जब इसको ज्वाइन कीजिएगा ना, ये पॉइंट से इस पॉइंट का, ये पॉइंट का, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया चाहिए, इसका एरिया।
तुमको नहीं पता है कि यहाँ से ये जो लाइन है ये 4 है और यहाँ से यहाँ जो लाइन है 1 है। ये जो ट्रायंगल यहाँ 90 डिग्री होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल ना बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे तो पूरे सवाल का आंसर आ जाएगा। तो पूरा फॉर्मूला क्यों लगाएंगे वो वाला, यही तो मैं समझा रहा हूँ कि पूरा नहीं लगाना वो तेज वो वाला वो x1 इंटू y2 जो मैंने पहले बोला वो नहीं लगाना। आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, अगर ये 90 डिग्री है, अगर इसको P बोलते हैं इसको B बोलते हैं, तो हाफ ऑफ 90 डिग्री वाला जो होता है इसको साइड को मल्टीप्लाई कर दो। हाइपोटेनस ये कर्ण होता है 90 डिग्री सामने वाले, इससे कोई मतलब नहीं। जो 90 डिग्री बना रहे हैं साइड वो दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि ये P चाहिए, इसको गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर सवाल है कि हाफ लिखेंगे और इसका गुना कर देंगे। 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1, ये कितना है चला यहाँ से यहाँ तक 4 है तो 4, तो यहाँ से देखोगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आएगा। तो ऑप्शन जो 2 होगा वो आंसर हो गया। बस समझ गए। बहुत बच्चा वो फार्मूला लगाएगा कौन सा वो वाला x1 हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 ऐसे डॉट डॉट कर करके उसके बाद पुट करके बनाएगा। अरे भाई मर जाओगे, थोड़ा समझो। जी सवाल कितना मज़ेदार था, समझ गए कितना शॉर्ट बना, राइट। तो बस अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग, सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। देखिएगा 4 नंबर सवाल क्या है। देखो ये तो खिचड़ी सवाल है भाई, खिचड़ी हम लोग बोलते हैं नहीं, तो इसको कोई भी पका के खा लेता है। क्या सवाल है कि ये वाला पॉइंट ये पॉइंट के बीच की दूरी निकालना। दूरी कैसे निकलता था पता होगा कि अगर ये कोई पॉइंट है, इसको A लिख रहे हैं, इसको x1 y1 लिख रहे हैं, ये कोई पॉइंट B है, इसको हम लोग x2 y2 लिख रहे हैं, तो इसके बीच का डिस्टेंस को हम लोग AP लिखेंगे, AB लिखेंगे। और इसका डिस्टेंस कैसे निकलता है, तो इसका डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये तो लिखते हैं ना बच्चे। अब सोचिए मेरे भाई ये बराबर है इक्वल्स टू है। अब ये जो सवाल है मतलब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो भी आंसर वही आने वाला, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो ही। ऐसा नहीं, यहाँ पर अगर x1 माइनस x2 भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, y1 माइनस y2 भी लिखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रीजन क्या है कि अगर यहाँ पर क्या होगा कि अगर x2 माइनस x1 प्लस आ रहा है तो नेगेटिव आ जाएगा। तो पता है कि प्लस नंबर वाले का स्क्वायर भी उतनी होगा, नेगेटिव नंबर वाले का स्क्वायर भी वही होगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब सिंपल सी बात है कि एक्स एक्सिस वाला का डिफरेंस और वाई एक्सिस वाला डिफरेंस करके स्क्वायर रूट लेना है तो आंसर आ जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आप इसको चाहें तो लिख लेंगे। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी सवाल होगा तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इस मैं जो जैसे करने वाला हूँ आपको कुछ नहीं करना है। देखो एक्स वाले का डिफरेंस लो, -5 में से -1 चला जाएगा, तो -5 माइनस और -1 तो कितना हो गया, इसका होल स्क्वायर होगा ना, इसका होल स्क्वायर प्लस देखिएगा ये 7 में से 3 घटा लो, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेंगे डिस्टेंस निकल जाएगा ना। तो ये आपको देखिएगा -5 और ये +1 आएगा तो यहाँ पर -4 का होल स्क्वायर होगा और ये +4 का होल स्क्वायर होगा। आपको दिखेगा कि 16 कितना आ गया, √32, यानी कि 32 को लिखते हैं 4√2 लिखते हैं ना जी। ऑप्शन नंबर B सही हो गया, कोई सवाल नहीं था, राइट। ये 4 सवाल हो गए। अब इसी प्रकार से हम लोग अगला सवाल पे चलते हैं जो कि और भी मज़ेदार है, ठीक है जी। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, तो ये 4 सवाल हम लोग कर चुके हैं, तो अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर हाँ सवाल नंबर 5वां। तो सवाल नंबर 5वां यहाँ पर देखिएगा, यही सवाल नंबर 5वां है। देखो ध्यान से, सवाल नंबर 5वां क्या है कि बोलता है कि 2 बिंदु है, ये वाला और ये वाला 2 बिंदु है जिसका निर्देशांक गिवन है x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड m और n के अनुपात में विभाजित करती है। अंतर विभाजित इंटरनल डिवीजन मतलब क्या होगा कि अगर ये 2 पॉइंट हैं A और एक पॉइंट यहाँ पर B है, इसके अंदर में ये अंदर में मतलब ए बी बाउंड्री हो गया ना, तो इसके अंदर में कोई भी पॉइंट है, ये इसके अंदर में कहीं पर पॉइंट होगा जो डिवाइड, मान लो यहाँ पर ये सब जितने पॉइंट हैं ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो ये सारे पॉइंट जो डिवाइड कर रहे हैं इसको मैं PQR लिख रहा हूँ, तो आपका इंटरनल डिवीजन कर रहे हैं पी को। तो यहाँ पर वही सवाल है कि ए बी यहाँ पर पॉइंट है, मतलब मैं मान लूँ कि ये वाला है आपका x1 y1 है और ये वाला आपका B x2 y2 है, समझ रहे हो ना। इसका इंटरनल डिवीजन मतलब कहीं पर एक पॉइंट है जो m/n रेशियो में डिवाइड है। तो कौन सेक्शन फॉर्मूला डायरेक्ट है, इसको तो बच्चे रटे हुए होते हैं। फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n होता है, राइट। तो यहाँ पर बस वही चीज़ को देखते हैं कि mx2 इसमें है प्लस nx1 m प्लस n। अब यहाँ पर देखिएगा ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन तो माइनस है जी, तो नहीं होने वाला।
ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। अब देखो 2 ऑप्शन में फंस गए गाड़ी जाकर। तो जब भी इनमें से कोई नहीं रहे तो बड़ी डेंजर होता है, जब तक पूरा पूरी मैच नहीं करेगा तो टिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक गलती होगा ना तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसको मैच करवाएंगे सही है कि नहीं, ऐसा नहीं कि ये मार्क देना डायरेक्ट। देखेंगे सेकंड क्या होगा, My2 + NY1 बटन में। अब देखेंगे दोनों मिल गया, अब ये सही हो गया, तो पाँचवा ऑप्शन ये आ गया। राइट, यही सवाल था, समझ गया चेला। तो सवाल नंबर 6 पे चलते हैं जी। 6 नंबर सवाल क्या है उस पर आते हैं। तो 6 नंबर सवाल क्या है, बोलता है कि यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिज्या 14 है, तो तिर्यक की ऊंचाई निकालना। आपको नहीं पता है कि अगर ये इसी को टोपी वाला जो फिगर होता है, नहीं जो बर्थडे में पहनते हैं, क्रिसमस में जो लोग पहनते हैं, उसी को तो शंकु बोलते हैं। शंकु मतलब क्या होता है, कोन इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये वाला शंकु का एक इस नीचे वाला बेस का सेंटर होता है, और सेंटर से यहाँ ज्वाइन करेंगे तो ये वाला रेडियस आर होगा, और यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेंगे ये वाला वर्टेक्स से ये वाला वर्टेक्स, ये वाला बेसिकली तो ये आपका एच होता है, ये आपका एल होता है। ये वाला तिर्यक ऊंचाई हो गया, ये आपका त्रिज्या होगा, ये आपका ऊंचाई हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, तिर्यक ऊंचाई मतलब ये वाला निकालना है आपको। इसमें देखिएगा इसका शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब टोपी है ना, तो टोपी के पूरा गोले गोले का एरिया दिया है, मतलब नीचे वाला एरिया नहीं दिया है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr/l, और ये दे दिया है 880, और पाई का मतलब तो 22/7 हर कोई जानता है, पूरा विश्व जानता है भाई। और आर देखिएगा त्रिज्या कितना 14, तो 14, और एल तो निकालना है यहाँ पर 880। चला ये 22 से नहीं कटेगा, कट ना जाएगा, 22 चौक 88, 40 बार में, और 7 से कट ना जाएगा 2 बार में, और 2 से कट ना जाएगा 20 बार में, यानी कि एल कितना आएगा, तो 20 आएगा। तो 20 किस में, बी में है, तो सवाल ख़त्म हो गया। राइट, तो ये तमाम सवाल थे, 6 नंबर तक सवाल हम लोग किए। इसके अलावा करते हैं अगला सवाल। ठीक है, तो सवाल नंबर 7वां। तो 7वां नंबर सवाल क्या है उस पर आ जाते हैं। तो 7वां नंबर सवाल काफ़ी मज़ेदार सवाल है। ठीक है, तो करते हैं। बोलता है कि समान ऊंचाई वाले दो बेलनों का आयतनों का अनुपात इतना है। देखिएगा आयतन अलग अलग है और ऊंचाई समान है। बेलन कैसे होता है, तो बेलन आप नहीं देखे हैं, बेलन जो पाइप होता है उसी को तो बेलन बोलते हैं, इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। तो ये वाला तो आपका बेलन हो गया ना। बेलन कैसे बनता है, तो बेलन तो ऐसे बनता है भाई, तो ये तो आपका बेलन हो गया, इसी को तो इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। पाइप जो होता है सिलेंडर, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। तो इसका आयतन का ये मान लेते हैं कि दो बेलन है, तो इसको आयतन का रेशियो दिया है। ठीक है, 9:16, और इसको बोलता है कि वक्र पृष्ठ, उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा वो निकालना है। एक बात समझिएगा, दोनों को ऊंचाई समान है। अगर ये वाला यहाँ से यहाँ जितना एच है तो ये वाला इतना वही है, तो अंतर किस में आएगा, रेडियस में। क्यों, क्योंकि दोनों को आयतन अलग अलग है, तो आयतन जब एच भी सेम है और पाई भी दोनों में सेम ही रहेगा तो रेडियस अलग अलग होगा तब ना आयतन होगा। नहीं समझे, नहीं देखिए, जैसे में इसको वॉल्यूम को हम V1 लिखते हैं और इसका वॉल्यूम को V2 लिखते हैं, इसका वॉल्यूम को V1, इसका वॉल्यूम को V2। तो वॉल्यूम क्या होता है बेलन का, तो πr²h, तो πr²h, तो ये नीचे भी πr²h। तो बोलता ऊंचाई सेम है लेकिन रेडियस अलग है ना, तब r1 r2 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से दिखेगा कट गया, ये कट गया, तो यानी कि आ गया कितना, r1/r2 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा एक पेज एक्स्ट्रा मैं ले लेता हूँ कि इसका मतलब आपका जो V1 है V2 है वो किसके बराबर आ गया, r1 का होल स्क्वायर और r2 का होल स्क्वायर आ गया। अब देखिएगा कि V1/V2 दिया है 9:16 दिया था सवाल में, और यहाँ पर कितना देखिएगा ध्यान से कि स्क्वायर है तो इधर रूट आ जाएगा ना, तो यहाँ से r1 और r2 निकल गया, तो r1 r2 देखिएगा रेशियो निकल गया, r1/r2 कितना आ गया, तो 3/4। तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिखता हूँ कि ये निकल गया। ठीक है ना जी, 3 कितना आ गया 4। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ आपके लिए क्योंकि सुविधा होगा। ठीक है, तो इसको छोटा कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पर सवाल पूछा है कि उनका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना। तो वेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो वेलन का CSA, तो वेलन का CSA होता है कि फर्स्ट वेलन है उसका CSA कितना होगा, तो पाई, ठीक है, पाई कितना होता है 2πRh, तो 2πr1h होगा चूँकि दोनों ऊंचाई सेम है, और 2πr2h होगा दोनों बेलन का। इसको निकालना है ये कितना होगा, तो हम देखेंगे ध्यान से कि एच कट गया और 2π कट गया, तो कितना आ गया ये वाला r1/r2 आ गया। किसके बराबर r1/r2, तो 3/4 है चेला नीचे वाला, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा 3/4, यानी कि 3 कितना होगा 4, ये आंसर आ जाएगा। राइट, तो जो इसमें होने वाला है वही इसका आंसर होगा 3/4, तो 3/4 ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है,
तो सवाल बन गया ये वाला, और कुछ थोड़ा ना करना था। तो सवाल नंबर 8 की ओर आते हैं। तो 8 सवाल है 8 नंबर सवाल देखेंगे ध्यान से। तो 8 नंबर सवाल क्या है कि एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर, एक शंकु की पूर्ण सतह टोटल सरफेस लेना, और इसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु का आधार की त्रिज्या की दुगुनी। थोड़ा सा इस कनेक्शंस को अटैच कर लें सबसे पहले ध्यान से, कि मतलब क्या हो गया कि एक शंकु है, टोपी, समझ रहे हो, तब एक टोपी है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई मतलब एल जो होगा शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी है, यानी कि एल जो है ये जो रेडियस होगा उसका डबल है, यानी कि एल 2r के बराबर है। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल निकालना, आधार का क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर तुरंत निकालना है, चला समझ गए। तो पाई आर स्क्वायर आपको निकालना है, बोला है कि इसका पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर। तो पूर्ण सतह मतलब इसमें सी एस ए और प्लस में टॉप बॉटम आ जाएगा, यानी कि इसका जो पूर्ण सतह यानी कि टी एस ए शॉर्ट में बोलते हैं। तो इसका जो टी एस ए का फॉर्मूला होता है, टी एस ए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। पूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है कि पाई आर एल और प्लस ये जोड़ देंगे इसका एरिया, तो इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिएगा, पाई आर कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ से एल प्लस आर बचता है। तो यही मान दे दिया है कितना, 18 दे दिया है, तो इसको 18 लिख देंगे। अब ये पाई ठीक है और आर भी ठीक है, देखिए एल प्लस आर है, तो एल बराबर 2r, तो यहाँ पर 2r रखेंगे, एल का मतलब 2r और 2r एक आर 3r आ गया, तो गुने कितना हो गया 3r बराबर कितना 18, और 3 से कट जाएगा 6 बार में, और पाई इंटू आर तो कितना हो गया, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 6। आपको पाई आर स्क्वायर निकालना था, यही तो निकल गया, कितना आ गया 6। 6 जो ऑप्शन होगा सही होगा, समय मीटर में था तो मीटर स्क्वायर तो आना ही है भाई, तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। तो ये सवाल थे जो हम लोगों ने किए भाई, इसके आगे चलते हैं, सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 9 में क्या है उस पर आ जाते हैं हम लोग ध्यान से। तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ 9 नंबर सवाल में। तो दो गोले का आयतनों का अनुपात इतना है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखेंगे ध्यान से कि इस बार गोले के बारे में। तो गोला का जो आयतन होता है वो क्या होता है, तो ध्यान से समझ लेंगे कि उसका गोले का जो आयतन होता है, तो दो गोला है, जैसे में आपके पास दो गोले हैं, तो गोला कुछ ऐसे होता है। इसको मैं अगर 3D में विजुलाइज करूँ, रुक जाओ, इसको अगर मैं 3D में विजुलाइज करूँ तो कुछ इस प्रकार से विजुलाइज होने वाला है। थोड़ा सा खांसी हो गया भाई, तो मैं समझाने की प्रयास करता हूँ गोले के बारे में। तो देखो गोले कुछ ऐसे होता है कि सॉरी कि ये आपके पास गोले हैं, ठीक है। तो स्फीयर जो होंगे बिल्कुल अंदर से ऐसे, जो बॉल नहीं देखिए क्रिकेट बॉल, इसके फॉर्म होता है, थोड़ा फिगर मुझे कम आते बनाने। तो देखिएगा ध्यान से कि उसका आयतन का अनुपात, तो देखिएगा गोले का जो आयतन होता है, तो 4/3 गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन, इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। तो अगर हम V1 लिखेंगे और V2 लिखेंगे पहले, तो इसका जो मान इसको लिखने के V1 और V2 लिखेंगे, तो ये आएगा 4/3 पाई, और दोनों का रेडियस अलग अलग होगा ना, तो यहाँ पर R1 का क्यू होगा और 4/3 पाई R2 का क्यू, ये कट जाएगा, पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ से जो आयतन का रेशियो डिपेंड करता है R1 और R2 का क्यू पे, ठीक है ना। तो ये दिया है कितना 8/27, तो यहाँ पर क्यूब रूट निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पेज लेते हैं, तो एक एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं कि R1 का क्यूब और R2 का क्यूब आया था 8/27, तो इसका मतलब होगा कि R1 बट्टा में R2 निकलेगा, इधर दोनों पर क्यूब रूट है, तो इधर आपका 8/27 का क्यूब रूट निकल जाएगा, ठीक है ना। तो R1 बट्टा R2 कितना आ जाएगा, तो 8 से 2 निकल जाएगा, 27 से 3 निकल जाएगा। तो सवाल क्या पूछा गया है उस पर आ जाते हैं थोड़ा। तो सवाल क्या पूछा गया है, तो पूछता है कि उनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, उसका रेशियो लिखना है ना, यस, तो उसका रेशियो लिखना है। तो उसका रेशियो जब लिखेंगे तो इसको डाटा को थोड़ा माइंड में रखना है। पहले इसको मैं छोटा कर देता हूँ आपके लिए, तो आपके लिए मैं छोटा कर दिया कुछ इस प्रकार से, ये छोटा हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं इसको अटैच कर देता हूँ, देखिएगा ध्यान से, उसका निकालना है कि टोटल सरफेस एरिया का रेशियो। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कि फर्स्ट गोला सी एस ए सॉरी टी एस ए टी
एस ए फर्स्ट स्फेयर का और टी एस ए सेकेंड स्फेयर का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो 4 पाई R1 स्क्वायर फर्स्ट के लिए और 4 पाई R2 स्क्वायर सेकेंड के लिए, कट गया पूरा ना। तो कितना आ गया R1 बट्टा R2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए R1 बट्टा R2 कितना है 2/3 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 4/9। 4 बटा कितना आ गया 9, यानी कि ये जो आंसर आएगा 4:9 आएगा रेशियो में। और ये आपका ऑप्शन होगा, मैं देख लेता हूँ कि इसमें ऑप्शन कौन सा है। तो 4:2 कितना आ गया भाई 9, जो ऑप्शन नंबर किस में होगा, डी में होगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब 10वें नंबर सवाल पे आ जाते हैं। 10वें नंबर सवाल क्या है कि यदि किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो गोले का व्यास क्या होगा। तो ये सवाल है भाई, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में भी जस्ट सिखाएं कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है गोले का। तो अभी मैंने जस्ट सिखाया कि 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर का जो वैल्यू दिया है 6 दिया है, समझ गए। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक पेज ले लेता हूँ एक्स्ट्रा, एक पेज ले लेता हूँ एक्स्ट्रा कि 4 पाई आर स्क्वायर दिया 616। तो यहाँ से देखिएगा 4 गुने कितना 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 616 हो गया। ये बराबर है, देखो ध्यान से 4 से कटेगा, हाँ 4 तो को पहले नंबर देख लो यहाँ से 11 से 2 बार में, तो 11 से कट जाएगा 11 × 5 = 55 और 6 55 से 61, 11 से 66, 2 से कट जाएगा 28 बार में और 4 से कट जाएगा 7 बार में और 7 7 49, तो आर स्क्वायर 49, तो आर कितना 7, रेडियस कितना आ गया 7। अब जो सवाल बोला उसको देख लेते हैं। बोलता है सवाल में क्या बोला है कि देन द डायमीटर, देखिएगा रेडियस आ गया कितना। अब यहाँ से देखेंगे कि इसका रेडियस 7 आ गया, तो डायमीटर जो होता है डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, यानी कि 2 गुने कितना होगा 7। तो कितना आंसर आएगा इसका भाई 14, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये 10 सवाल हैं, आज 10वीं सवाल करते हैं। इसके बाद में हम लोग धीरे धीरे इस वीडियो को और भी लेक्चर को अपलोड करेंगे और इस देखकर वो सीखिए और नोट कीजिएगा और मज़ा लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, एंड नेक्स्ट सेशन अपलोड होंगे बहुत जल्द। थैंक यू।